दोस्तों, एक शादीशुदा लड़की अपने ससुराल में 3 सालों से रह रही थी और एक दिन उसकी सहेलियां इकट्ठा होती हैं और सब अपने अपने पतियों के खूबियों के बारे में बात करने लगती हैं। कोई कहता है कि उसके पति उसे जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई कहती है कि बहन मेरा वाला तो मेरी परवाह ही नहीं करता, कोई कहता है कि मुझे छोड़कर दूसरों के चक्कर में पड़ा रहता है, कोई कहती है कि हद से ज़्यादा पीता है, कोई ऐसी भी थी जो कहती है कि मेरा पति क्या मजाल है कि मुझसे पूछे बिना बाथरूम भी चला जाए, अगर मैं उसे कहीं खड़ा कर देती हूँ जब तक मैं ना कहूँ वहाँ से हिलता नहीं है, कहीं अगर बोलूँ यहीं बैठा रहा तो वहीं बैठा रहता है, दिन को रात कहूँ तो रात कहता है, रात को दिन कहूँ तो दिन कहता है। दोस्तों, कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं, कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा था, तरह तरह की बातें हो रही थी। तभी एक लड़की उससे भी कहती है कि बहन तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ, तुम भले ही 3 साल से अपने पति से अलग रह रही हो लेकिन 6 महीने तो तुम भी उसके साथ रही हो, तुम्हारी भी तो कोई कहानी होगी, कुछ तुम भी शेयर करो। दोस्तों, फिर वो लड़की जो कहानी बताती है उसको सुनने के बाद सारे लोगों के आंखों से आंसू आ जाते हैं। सब बहुत हैरान होती हैं, कहते हैं कि बहन जैसा तुम्हारे साथ हुआ है वैसा भगवान ना करे किसी के साथ हो। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के बेगूसराय जिले की। उस लड़की का नाम सपना होता है। सपना की शादी उसी जिले के एक लड़के जिसका नाम संतोष कुमार होता है उससे होती है। दोस्तों, अपने कमरे में बैठी थी बेड पर और रात को 1 बजे उसका पति जो संतोष होता है चोरों की तरह छुपते छुपाते कमरे में प्रवेश करता है। सपना सो चुकी थी, उसको जगाते हुए कहता है कि देखो मैं आ गया हूँ, शुक्र है किसी ने देखा नहीं। दोस्तों, वो कहती है कि अच्छा हुआ आ गए, मैं तो सोच रही थी तुम आओगे ही नहीं। दोस्तों, वो कहती है आओ बैठो, उसको बिठाती है। उसके बाद कुछ रस्म अदायगी की जाती है। 500 रुपये निकाल कर संतोष उसको मुंह दिखाई देता है। दोस्तों, उसके बाद संतोष कहता है कि मुझे 4 बजे जगा देना। तो सपना कहती है यही बात तो मैं तुमसे बोलने वाली थी कि मुझे तुम 4 बजे जगा देना, लेकिन तुम 4 बजे उठकर कहाँ जाओगे? तो बोलता है कि खेतों में जाना है यार, सरसों कटाई का काम चल रहा है, बहुत सारा काम है, आगे गेहूं भी पकने वाला है, तो बहुत सारा काम है और बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, तो मुझे 4 ही बजे तुम जगा देना, वरना लोग बोलेंगे कि घर में घुसकर सोया है। तो कहती है ठीक है, 2 बज ही रहे हैं, 2 घंटे और जग जाओ, सोने की ज़रूरत क्या है। उसके बाद वो मुस्कुराती है, लेकिन दोस्तों दोनों सो जाते हैं। जैसे ही 4 बजते हैं सपना उठती है और जैसे कि नई नवेली दुल्हनें करती हैं, उठने के बाद तुरंत नहाती है, पूजा पाठ करती है, अपने कमरे में आ जाती है, सजने संवरने लगती है। दोस्तों, 5 बज जाते हैं। 5 बज जाते हैं तो वो संतोष को जगाने लगती है और अपने भीगे हुए बालों को इसके ऊपर झिटकने लगती है। दोस्तों, उसके छींटे जब उसके ऊपर पड़ते हैं तो हड़बड़ा के उठता है, कहता है अरे बारिश हो रही है, सारा सरसों बर्बाद हो जाएगा। फिर वो देखता है सब सामने उसकी बीवी नहा धोकर खड़ी है, तो कहता है अरे यार तुमने नहा लिया, टाइम क्या हो रहा है, तुमने जगाया नहीं मुझे। तो बोलती है कि उजाला हो गया, 5 बज गए, उठ जाओ, और तुम बोले थे 4 ही बजे जाना है, तो अब उठ जाओ, 5 बज गए। दोस्तों, इतने देर में उसको बुलाने के लिए बाहर से आवाज़ आने लगती है। उसके चाचा 2-3 बार संतोष संतोष कहते हैं। वो बोलता है कि आ रहा हूँ चाचा। उसके बाद वो जाने लगता है तो कहती है कि रुको, ठहरो, कुछ देते तो जाओ। तो कहता है कि क्या चाहिए? तो कहती है अच्छा जाओ पहले ब्रश करो। दोस्तों, फिर उसका चाचा आवाज़ लगा देता है कि अरे क्या कर रहा है, मुझे पता था तू यही करेगा, खेती बाड़ी तो है नहीं। दोस्तों, उसके बाद वो डर के मारे बाहर निकल जाता है और उसके बाद जब निकलता है तो सारा दिन कमरे पर नहीं आता। पूरा दिन सपना उसका इंतज़ार करती रहती है। शाम को 6-7 बजे धूल लपेटे हुए, एकदम पसीने से लथपथ, ऐसे जैसे भूत कोई हो, ऐसे लग रहा था, धूल मिट्टी ओढ़े हुए कमरे में घुसता है। उसको देखते ही सपना खुश हो जाती है, कहती है कि आ गए, ऐसे इंतज़ार करवाओगे। दोस्तों, उसका हाथ पकड़कर अपने बेड पर बिठाती है, बोलती है बैठो। फिर वो कहता है अरे नहीं, बेड गंदा हो जाएगा। तो बोलती है कि तुमसे अच्छा है क्या बिस्तर, बैठ जाओ, गंदा होगा तो साफ़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बैठो। कहाँ थे दिन भर, क्या काम कर रहे थे? कहता है यार सरसों की कटाई चल रही थी, मौसम ख़राब है तो इसीलिए काम निपटाना ज़रूरी था, तो काम हो गया है। उसके बाद कहती है ठीक है बैठो, पानी वानी पियो, थक गए होगे। दोस्तों, बक्से के अंदर से ड्राई फ्रूट्स निकालती है,
उसको पानी देती है और उसके बाद उसको पंखा डुलाने लगती है, हवा करने लगती है। फिर वो पूछती है कि खाना वाना खाए या ऐसे ही दिन भर काम करते रहे। तो बोलता नहीं, खेतों में खाना गया था, वहाँ पे खा लिया, काम के आगे कहाँ कितना खाया जाता है, जो भी खाना था खा लिया, लेकिन तुमने खाया कि नहीं खाया? तो सपना बोलती है कि कहाँ खाया, अकेले कोई खाया जाता है क्या? जब शादी होती है तो कई दिन तक पति पत्नी साथ में खाते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, तुम आए नहीं, तो इसलिए मैंने खाना ही नहीं खाया। दोस्तों, उसका ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी उसने प्यार शब्द का नाम नहीं सुना था। प्यार क्या होता है वो जानता नहीं था। लेकिन जब आप सपना के मुंह से ये सारी बातें सुन रहा था तो उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बोलता है, नहीं नहीं, तुम मेरा इंतजार मत करो, और मैं किसान आदमी हूँ यार, कब खाऊंगा कहाँ खाऊंगा कुछ पता नहीं है, तुम टाइम पर ही खाना खा लिया करना। कहती है चलो ठीक है, खा लूँगी, लेकिन जाके नहा धो लो, रात होने वाली है, कब नहाओगे धोओगे। लेकिन दोस्तों, बाहर के अलावा संतोष के लिए घर पे भी बहुत सारे काम थे। जानवर थे, उनका चारा लाना, काटना, उनको खिलाना पिलाना, दूध निकालना, उसके बाद उन लोगों को उनके घर में बांधना, बहुत सारे उसके पीछे काम थे। वो सारा अपना काम करने लगता है। और उसी घर में 4 और लड़के थे जो उसी के लगभग उम्र के बराबर थे। 2 लड़कियां थीं, उसका चाचा था, चाची थे। शादी की वजह से एक आध रिश्तेदार भी रुके हुए थे। दोस्तों, सारे चमक रहे थे, सबके ऊपर शादी का खुमार छाया हुआ था। लेकिन जिसकी खुद की शादी थी दोस्तों, उसका काम करते करते बुरा हाल था। दोस्तों, उधर वो काम कर रहा था, इधर उसकी चाची कमरे में घुसती हैं और उससे कहती हैं कि देखो, बाहर की जिम्मेदारी तो संतोष ने ले रखी है, अंदर की जिम्मेदारी अब तुम देखो। और मेरी बेटियां हैं, बनाने खिलाने चक्कर में पढ़ नहीं पाती हैं, और मेरी भी अब ज़िंदगी भर कोई मैंने बनाने खिलाने का ठेका नहीं ले रखा है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। तो बाहर का काम वो देख रहा है, अंदर का काम तुम संभालो, सब कुछ तुम्हारा ही है, हमारा क्या है। 40 बीघे में से आधा हिस्सा तो तुम्हारा ही है, और हमारे 4 बेटे हैं, इनका क्या है, हिस्से में थोड़ा थोड़ा आएगा, तो समझ लो सब कुछ तुम्हारा है। तो भाई अब तुम ही लोगों को ये सब देखना पड़ेगा। अब दोस्तों, सपना के समझ में नहीं आ रहा था कि वो चाची क्या कह रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं। दोस्तों, जो भी कुछ कहना था वो तो कह के चली गई। लेकिन रात को 11 बजे के बाद जब संतोष नहा धो के घर में आता है, करीब 12 बजे के करीब, तो सपना उसका इंतजार कर रही थी। उससे पूछता है कि खाना खाया तुमने? तो बोलती है, कहाँ खाया, वो क्या ढक के रखा है, चलो खाते हैं। तो बोलता है, मैंने तो यार खाना खा लिया, ज़बरदस्ती मुझे बाहर बिठा के खिला दिया। तो बोली कि उन लोगों को नहीं पता है कि नई नवेली दुल्हन अकेले खाना नहीं खाती, पति के साथ खाती है। तो बोला, मुझे तो नहीं पता, क्या पता उन लोगों को पता है कि नहीं। तो कहती है, ठीक है, खाना खा लिए तो आओ आराम करो, दिन भर तो काम किए ही हो, थके हो। तो बोलता, नहीं ऐसे कैसे यार, पहले तुम खाना खा लो। वो थोड़ी नाराज़ रहती है, नाराज़गी दिखाती है, लेकिन थाली उठाकर लाता है, अपने हाथों से उसको खाना खिलाता है। दोस्तों, खाना खाती है और उसके बाद वो कहती है कि सुनो, ऐसे सारा दिन तुम काम करोगे, प्यार कब करोगे? तो कहता है कि लेकिन मैं रात को आराम नहीं करूँगा। दोस्तों, उसके बाद फिर उनकी वो दूसरी रात कटती है। अभी जो सपना थी वो संतोष से चाची वाली बात बताती है कि चाची ऐसे ऐसे कह रही थी। तो कहता है कि हाँ, चाची सही कह रही थी, आधा हिस्सा हमारा है, आधा उन लोगों का है। दोस्तों, दरअसल संतोष के पिताजी जो थे वो 2 भाई थे, एक जो उसके चाचा थे और एक जो उसके पिताजी थे। जब संतोष 4 साल की उम्र का था तभी उसके पिता की मौत हो जाती है। उसकी माँ दूसरी शादी कर लेती है और संतोष के दादी दादा उसको अपने पास रख लेते हैं। वही संतोष को पालते हैं, वही उसकी देखभाल करते हैं। और जब 8वीं में पढ़ रहा था तब उसके दादा दादी की भी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मरने से पहले जो उसके दादाजी थे वो आधी प्रॉपर्टी, हर जगह की आधी प्रॉपर्टी संतोष के नाम करवा देते हैं। और जब 8वीं में पढ़ रहा था तब उनकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों, उनकी मौत के बाद ये अपने चाचा चाची के पास रहने लगता है और उसके बाद पूरी जिम्मेदारी इसी के कंधों पर आ जाती है। पढ़ाई तो 8वीं में ही छूट जाती है, उसके बाद खेती बाड़ी, जानवर, सारा कुछ इसे ही करना पड़ता है। ये सबको अपना समझता है, लेकिन सारे लोग इसे अपना सिर्फ इसलिए बना के रखते हैं कि ये उनके लिए काम करता है। दोस्तों, वैसे तो आधे का हिस्सेदार था, लेकिन काम पूरा करता था और आमदनी जो फसलों का भुगतान होता था उसके चाचा मालिक थे वही रखते थे। इसको कुछ भी नहीं मिलता था, बस खर्चे भर के जो भी इसकी ज़रूरतें थीं थोड़ा बहुत इसको मिल जाया करती थी। और उसी के बगल में जो उसके
चाचा के 4 लड़के थे, बड़े धूमधाम से, बड़े ठाठ से रहते थे, मालिकों की तरह रहते थे और ये नौकरों की तरह रहता था। दोस्तों हालांकि उसके चाचा के लड़के जो थे उससे उम्र में छोटे थे, लेकिन पिछले 2 सालों से 2 बहुएं उस घर में आ रही थीं। इसकी शादी ये लोग कर ही नहीं रहे थे और रिश्तेदार जब पूछते इसकी शादी क्यों नहीं कर रहे हो तो उसके चाचा चाची कहते इसके पिताजी नहीं हैं, माता नहीं हैं, इसीलिए शादी ढूंढने में इसकी दिक्कत होती है। जब रिश्तेदारों ने दबाव बनाया उनके ऊपर, तब जाकर दोस्तों रिश्तेदारों ने ही सपना को ढूंढा और दोस्तों इस तरीके से सपना और संतोष की शादी हुई थी। तो इस तरीके से उसके अपने घर वाले थे। तो दोस्तों ये उसकी कहानी थी। दोस्तों जैसे सुबह 5 बजता है, फिर से उसके चाचा उसको आवाज़ लगाते हैं, वो बाहर चला जाता है और उसकी चाची सपना को आवाज़ लगाती हैं, वो किचन में चली जाती है। दोस्तों उसी घर में 2 और बहुएं थीं, एक साल से थी, एक 2 साल से थी, लेकिन उन लोगों से जरा भी काम नहीं करवाया जाता है और इसको शादी के दूसरे ही दिन किचन में भिड़ा दिया जाता है। और एक बार वो किचन में घुस गई तो दोस्तों सारा दिन फिर उसको निकलने का मौका नहीं मिलता है। अब दोस्तों जो संतोष था वो अपने घर वालों के इस व्यवहार से दुखी था कि उसके पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि अपने चाचा चाची से पूछ सके, क्योंकि बचपन से उसके मन में डर था, बचपन से ही उसके मन में खौफ था और शुरू से ही उसके मन में अत्याचार या अन्याय जो भी कहें उसको सहने की क्षमता थी, उसको सहने की आदत थी, उसी के साथ वो जी रहा था। अब दोस्तों उसके बाद भी जब संतोष बाहर होता था तो सपना को ये लोग उल्टी सीधी बातें बोलते थे कि मायका में तो कुछ है नहीं, यहाँ पर आई है तो आधे की हिस्सेदार बन गई है। तमाम तरह की बातें, इधर उधर की बातें उसको उकसाती रहती थी और अगर वो जरा सा भी 2 टूक जवाब दे देती थी तो बात का पतंगड़ बनाया जाता था, महाभारत खड़ा कर दिया जाता था कि 2 बहुएं और हैं, 1 साल से इस घर में हैं, 2 साल से हैं, लेकिन उनकी जुबान तक किसी ने नहीं सुनी और इसको 4 दिन आए हुए बीता नहीं कि इस तरीके से जुबान लड़ा रही है। अब दोस्तों रिश्तेदारों ने तो दबाव डालकर शादी करवा दिया था, लेकिन उन लोगों का इरादा यही था, उसके चाचा चाची का, कि इसको परेशान इस तरीके से इस लड़की को कर दो कि इसको छोड़कर भाग जाए और फिर ये अकेला रह जाए और हमारे लिए ज़िंदगी भर काम करता रहे, हमारे बच्चों के लिए काम करता रहे जैसे अभी तक करता आया है। दोस्तों इसके पीछे तरह तरह की षड्यंत्रबाजी होने लगती है। एक दिन सपना उसे खुद कहती है कि जब तुम आधे के हिस्सेदार हो, काम पूरा करते हो, मिलता तुम्हें कुछ नहीं है, तो क्यों ना अपना हिस्सा लेकर तुम अलग हो जाओ, तुम अपना करो, वो लोग अपना करें। वो बोला कि मैं अलग नहीं हो सकता इन लोगों से। अब दोस्तों जब बातें हद से ज़्यादा होने लगी तो संतोष भी सोचने लगा कि यार इससे अच्छा तो मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब था, कहीं से कोई टेंशन नहीं था और मैं मस्त मौला आदमी था। ऐसे लगता है कि शादी करके मैं फंस गया हूँ। लेकिन वो सपना को इतना प्यार करता था कि अब आए दिन ड्रामा होने लगा तो एकदम हताश हो गया, परेशान हो गया। एक दिन सपना बोली कि मैं छोड़कर चली जाऊंगी आपको अगर आप ऐसा नहीं करोगे। उसने बस यही कहा कि मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो होगा, मैं क्या कर सकता हूँ। बचपन में माता पिता चले गए, दादा दादी चले गए, तुम भी चली जाओगी तो क्या होगा। अब दोस्तों एक दिन घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई तो सपना जो है अपना बैग वैग उठा लेती है और कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ, अगर आप मुझसे प्यार करते होगे तो 1 महीने बाद आके मुझे लिवा जाना। दोस्तों उसके बाद वो अपने मायके चली जाती है, मायके वालों को सारा बात बताती है। दोस्तों वो लोग मामला सुलझाने के बजाय और आग में घी डालने का काम करते हैं, उल्टी सीधी बयानबाजी शुरू कर देते हैं। उसकी माँ कहती है, उसके पिताजी कहते हैं, उसके भाई, सारे लोग कहते हैं कि अब उस गुलाम के घर तुमको जाना नहीं है, चाहे जो हो जाए। ऐसे तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार किया जा रहा है, जब शादी कर रहे थे तब तो बोले थे आधे का हिस्सेदार है, लेकिन ये औकात है उसकी उस घर में। दोस्तों इस तरीके से लोग बातें कर रहे थे और यही बात संतोष के भी घर वाले, उसके चाचा चाची कहते थे कि अब उस लड़की को इस घर में आने नहीं देना है, भले ही तुम्हारी दूसरी शादी हो। इस तरीके से जुबान लड़ा रही थी, ऐसी है वैसी है, तमाम तरह की बातें। दोस्तों संतोष सीधा साधा किसान था, कुछ भी नहीं बोल पाता और उसकी हिम्मत भी नहीं हुई कि 1 महीने बाद वो जाकर अपनी पत्नी को लिवा कर लाए। तो सपना चली गई, उसकी याद में वो तड़पने लगा। उसके बाद वो उसका उस घर से मोह भंग हो गया। खेतों में एक ट्यूबवेल था, कच्चा मकान था, वो जाने लगता है उसी मकान में अपना टाइम गुजारता है। सारा काम निपटाने के बाद रात को वहीं पे सोता, दिन में भी जब उसे मौका मिलता वहीं पर आराम करता था। एकदम गुमसुम रहने लगा, पागलों की तरह रहने लगा, लेकिन काम सारा करता था। तो उसके जो चाचा चाची थे, उसके जो घर वाले थे,
वो सारे इस बात से बेहद खुश होते हैं। दोस्तों इधर जो सपना थी वो भी सिलाई कढ़ाई का काम करने लगती है। वो भी अपने कामों में बिजी हो जाती है, इंतज़ार करने लगती है कि एक दिन ज़रूर संतोष आएगा और उसको लेकर जाएगा। लेकिन दोस्तों जब वो सारी सहेलियां अपने अपने पतियों की बातें कर रही थीं और सपना अपनी बातें बताती है तो सारे लोग बहुत गौर से, बहुत दिलचस्पी के साथ उसकी बातें सुनते हैं और उसके बाद सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक कहती है कि पति तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, ऐसा पति तो नसीबों से मिलता है। कोई कहता है कि अगर उसके चाचा चाची नहीं होते तो तुम्हें वो रानी बना कर रखता, कितना मेहनती है, कितना काम करने वाला है। अब उसी में से कोई सीना चौड़ा करके कहती है कि अरे मैं होती तो उसके बाद बताती, उन लोगों का मार मार के भूसा बना देती। तो एक कहती है बहन तू चुप ही कर, अपने पति के छाती पर बैठकर तू मारती है, अपना एडवाइस तू मत दे। फिर उसी में कोई कहती है कि सपना तुझे जाना चाहिए, एक बार तुझे ही जाना चाहिए। दोस्तों सारे लोग कहती हैं कि हाँ हाँ सपना, एक बार तुझे जाना चाहिए, क्या पता कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसकी शादी कर दिए हों, फिर तू क्या करेगी। दोस्तों उसके बाद सपना के भी मन में बैठता है। उसके बाद वो जाने का फैसला करती है। एक दिन सुबह सुबह उठती है, वहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर उसका ससुराल होता है। दोस्तों वो प्राइवेट सवारी पकड़ पकड़ कर ससुराल पहुँचती है, दोपहर हो जाती है और उसको पता था, संतोष ने उसे बता रखा था कि जब तुम नहीं थी तब मैं वहाँ ट्यूबवेल पर सोता रहता था, मेरा दिन वहीं बीतता था, मेरी रात भी वहीं बीतती थी, जानवरों से खेतों की मैं रखवाली करता था। दोस्तों वो पहले उसी ट्यूबवेल पर जाती है, कच्चा मकान था, दोपहर का वक्त था और संतोष चारपाई पर सोया हुआ था। वो उस मकान के अंदर जाती है, झोपड़ा टाइप मकान था, उसको देखती है, उसको निहारती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चारपाई के बगल में बैठती है और उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरने लगती है, उसके चेहरे को सहलाती है, उसके बालों को सहलाती है। दोस्तों सपना के स्पर्श से संतोष की आंखें खुल जाती हैं। वो घूम कर देखता है तो उसकी पत्नी सपना होती है। दोस्तों वो बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है, अपने हाथों से अपने मुंह को छुपा लेता है। सपना अपने साड़ी से उसके आंसू पोंछती है। दोस्तों उस साड़ी में, उस आंचल में वो अपना मुंह छुपा के रोता रहता है। उसके बाद उसको चारपाई पर बिठा के अपने सीने से लगा लेता है और बोलता है मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। तुम कहाँ छोड़कर चली गई थी मुझे, सबने छोड़ दिया तो तुमने भी छोड़ दिया मुझे। दोस्तों सपना बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं जाना चाहिए था। तो उसके बाद वो लोग घंटे भर बातें करते हैं, एक दूसरे को निहारते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और उसके बाद वहीं पर ये फैसला करते हैं कि अब चाहे जो हो जाए, अब हम किसी के पास नहीं रहेंगे, हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे वो दोनों उस कच्चे मकान को पक्का बनाते हैं और वहीं पर एक अलग दुनिया बसाते हैं। सारे रिश्तेदार मिलकर संतोष को उसके हिस्से की ज़मीन दिलवाते हैं। दोस्तों ये कहानी है 2007 की। आज सपना और संतोष के 2 बच्चे हैं और दोनों बहुत ही खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही बेगूसराय ज़िले के सपना और संतोष की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।